जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। क्या गाया है ऐसे गाना, और ये कहना कि ये शख्स म्यूजिक नहीं जानता, समझ नहीं आता। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने म्यूजिक के सारे राग स्वर इनके यहाँ भर के भेजे थे कि जा बेटे, तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे ही जाएगा। तो बहुत गाना इनका हिट हुआ, बड़ी रिस्पेक्ट हुई, लेकिन कईयों को लगा ये फ्लूक होगा, तो गा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी किशोर कुमार साहब देवानंद और अपने आप को छोड़ के किसी के लिए गाने नहीं गाते थे। ये वाकई ताज्जुब की बात है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये कई लोग एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं कि ये उन्हें भी समझ नहीं आया कि ऐसा वो क्यों करते थे। शायद मैं ये समझता हूं कि उनको शायद अपने पे वो जो विश्वास चाहिए था एज अ सिंगर, वो शायद नहीं हो रहा था कि मैं दूसरों के लिए क्या गा सकूंगा। देवानंद के लिए तो वो इसलिए गा गए क्योंकि दोस्ती भी हो गई थी देवान जी की। बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जो उनकी दूसरी या तीसरी फिल्म थी, वहीं से ये साथ हो गए थे और इनके लिए गाना भी उसने गाया था। तो इतना घबराए हुए क्यों थे वो, ये मैं नहीं समझ पाया हूँ कि वो सिर्फ देवानंद के लिए गाते थे और अपने लिए गाते थे। फिर ब्लॉकबस्टर फिल्म आई चलती का नाम गाड़ी, जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था। उसके गानों का जवाब नहीं। मतलब वहां से उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिला, और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था सत्यन बोस ने। और किशोर कुमार साहब सत्यन बोस जी की बहुत इज्जत करते थे। बल्कि 1985 के इलस्ट्रेटेड वीकली में प्रीतेश नंदी को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला है कि मुझे अपने जीवन में कभी अच्छे डायरेक्टर मिले ही नहीं जो मुझसे एक्टिंग भी करवा सकें। सिर्फ दो मिले, एक सत्यन बोस और एक विमल रॉय। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने लंबे करियर में वो सिर्फ दो ही डायरेक्टर्स को डायरेक्टर मानते हैं जिन्होंने उनसे काम करवाया। इनफैक्ट उनको सत्यजित रे साहब ने भी अपनी एक बंगाली फिल्म में ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना किया। और उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैंने इसलिए मना किया कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम कर सकूं। तो मुझे डर लगा कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। मतलब वो भी, उनको अपने पे पूरा उस जमाने में विश्वास नहीं था कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूं। मतलब वो पहचान अपनी नहीं बना पा रहे थे। शुरू के 8-10 साल तो वो अपने बड़े भाई के साय में जिए, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। अल्टीमेटली निकले। बीच में उन्होंने शुरू में भी अच्छे गाने गाए थे, लेकिन चलती का नाम गाड़ी के गानों ने तो कमाल कर दिया। खास करके एक लड़की भीगी भागी सी, क्या गाना है। किशोर कुमार मधुबाला, उनके रिएक्शन और इनका एक्शन और सिंगिंग। और दूसरा जो टेरिफिक गाना है, बहुत लंबा गाना है, वो है दे दो मेरा 5 रुपया 12। अब ये जो गीत लिखा गया, इसमें 5 रुपया 12 आना का सुझाव जो है किशोर कुमार साहब ने दिया था, क्योंकि वो कोई किस्सा इन्होंने सुनाया था कि वो 5 रुपये 12 आने वाली हकीकत है, तो वो 5 रुपये 12 आना उसमें डाला। और अब मैं आता हूं उस गाने पे जो उतना ही पॉपुलर आज भी है जितना उस युग में था। दरअसल ये गाना किसी वेस्टर्न धुन से इंस्पायर्ड है, और वो एक गाना है टेनेसी अर्नी फोर्ड का वाटरमेलन सॉन्ग, उससे उस पे बेस्ड है। वो है
हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तरर। कितना एक्शन है और कितना मजेदार तरीके से किया गया है, दोनों भाई कमाल का। तो ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, तीनों भाई इसमें थे, तीनों का कमाल अभिनय, ऊपर से इतनी खूबसूरत मधुबाला, केन सिंह, वीना, और हैरानी की बात इसमें एक छोटा सा रोल मोहन चोटी का है। मतलब मैं सत्यन बोस, जो वो कहते हैं कि सत्यन बोस इतने बड़े डायरेक्टर थे और उन्हें वो बहुत रिकॉर्ड देते थे, किशोर कुमार साहब, मोहन चोटी साहब ने, जो कि बिल्कुल बेचारों को कोई खास एक्टरों में नहीं गिना जाता है, बहुत रोल किए उन्होंने, उसमें एक क्लीनर का रोल है सर, वो कितना शानदार रोल है, उसमें एक छोटा सा सीन है मोहन चोटी का। मैं थोड़ा हट के बता रहा हूँ क्योंकि ये सत्यन बोस से रिलेटेड है। उसमें मतलब देखिए क्लीनर की हैबिट, ये उनके गैरेज में क्लीनर होता है तीनों भाइयों के, वहाँ फोन आता है, मोहन चोटी उठाता है तो फोन को हेलो मतलब साफ करता है। मतलब देखिए क्लीनर की हैबिट दिखाई है कि उसको हर चीज साफ करने की आदत है। तो ऐसे ही किशोर कुमार साहब सत्यन बोस को इतना बड़ा डायरेक्टर नहीं मानते थे, कोई रीजंस थे, कितने छोटा और बारीक तरीके से वो काम करते। और दूर क्यों जाते हैं, सत्यन बोस साहब की दोस्ती कौन भूल सकता है फिल्म, वो भी बड़ी शानदार और सुपरहिट फिल्म थी। तो इस तरह ये आगे बढ़े, एस डी बर्मन साहब के बहुत क्लोज हो गए। एस डी बर्मन साहब इसके बाद इनके ऊपर काफी विश्वास करने लगे, लेकिन धीरे धीरे इनकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई एज एन एक्टर। तब भी ये दूसरों के लिए गाने नहीं गाते थे, इनकी माली हालत काफी खराब हो गई, इनकम टैक्स की काफी प्रॉब्लम्स पड़ गई इनके ऊपर, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब इनके ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई तो किसी ने इनकी मदद नहीं की कोई प्रोजेक्ट देने में। इवन कहते हैं कि अशोक कुमार साहब, जो कि बी आर चोपड़ा साहब के बहुत क्लोज थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बी आर चोपड़ा साहब से कि इनसे गाना गवा दो, तो बी आर चोपड़ा ने कहा था यार किशोर कोई सिंगर नहीं है, जबकि बी आर चोपड़ा साहब अशोक कुमार की बात टालते नहीं थे, लेकिन उस दिन वो इस बात को नहीं माने। लेकिन किशोर कुमार साहब ने ये बात दिल में रख ली थी, और कहते हैं कि जब बी आर चोपड़ा साहब एक संजीव कुमार और विद्या सिन्हा वाली फिल्म बना रहे थे, जिसमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना है महेंद्र कपूर साहब का, वो किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, क्योंकि हाँ, फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो, क्योंकि तब तक किशोर कुमार के एस्टेब्लिश्ड सिंगर हो चुके थे, नामी सिंगर हो चुके थे। तो वो गए थे उनके पास, तो किशोर कुमार ने साफ कह दिया था कि किशोर कुमार कोई सिंगर नहीं है, और उन्होंने नहीं गाया था। ठीक है, बाद में उनका पैचअप हो गया और बाद में बर्निंग ट्रेन में उन्होंने गाने गाए थे। तो ये चीजें वो याद रखते थे कि बुरे वक्त में जो मेरे काम नहीं आया और अब मतलब के लिए मेरे पास आ रहा है, इसलिए वो फिल्मी दुनिया को कतई पसंद नहीं कर सकते, करते थे। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि अगर आपको 1985 का इलस्ट्रेटेड वीकली का वो इंटरव्यू कहीं नेट पे मिल जाए तो आप पढ़ के देखिए, बड़ा ओपन उन्होंने बोला है, बहुत ओपन। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को उन्होंने बहुत गालियां दी हैं कि ये कुछ नहीं है, बेकार है बिल्कुल। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।